प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है? हिस्ट्री क्लास नहीं ली अभी? इतिहास की शुरुआत नहीं अभी शुरुआत नहीं हुआ है, इतिहास नहीं पढ़ा गया। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल वो होता है, ठीक है, जिनके बारे में कोई हमें लिखित जानकारी ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और आज ऐतिहासिक काल क्या होता है? हाँ, लिखित जानकारी क्या है हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। लिखित क्या हुआ पढ़ा? और ऐतिहासिक काल के बारे में आप लोग को पता ही है, ठीक है, जिन्हें हम लोग इतिहास के बारे में पूरी जानकारी भी लिखित भी है, उसको पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। ये चीजें आ गई आप लोग की। तो ये चीजें हैं, एक प्रागैतिहासिक काल और एक आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। देखिए, हम लोग जब चलेंगे प्राचीन काल से लेकर चलेंगे तो क्या होगा कि जिस तरह हमारे यहाँ मिस्र की सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वैसे ही क्या थी हमारे यहाँ हड़प्पा की सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता जो थी आपका, हड़प्पा का जो था हमें हमारा पूर्वी हिस्सा कौन सा था? वो हड़प्पा का पूर्वी हिस्सा आपका आलमगीरपुर है, ठीक है। ये कहाँ पर आपके जो हिंडन नदी के किनारे आपके जो बसा हुआ है, ये मेरठ वाला रीजन वाला एरिया है, ठीक है। ये क्या है आपका हड़प्पा का पूर्वी हिस्सा है, ठीक है। इसका अगर हड़प्पा का हम देखा जाए तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का अगर हम डिवाइड करें तो कैसे होगा? उत्तरी हिस्सा क्या होगा आपका? मांडा होगा, ठीक है। इसका दक्षिणी हिस्सा क्या होगा आपका? अहमदाबाद में क्या है आपका, सॉरी महाराष्ट्र में आलमगीरपुर, ठीक है। उसके बाद आपका इसका पूर्वी हिस्सा बताइए आपका क्या होगा? पूर्वी हिस्सा आपका ये आलमगीरपुर हो गया, ठीक है, मांडा हो गया, और ये पश्चिम सुख काटागोर हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र वाला एक रीजन है, महाराष्ट्र का दक्षिणी हिस्सा जो है वो उसका नाम मुझे नहीं याद अभी बताना है इसका, ठीक है। ये आपका ये हो गया, ठीक है। देखिए, हमारे प्रतापगढ़ जिले में जो था, प्रतापगढ़ जिले में आपका मैदहा, ठीक है, और सराय नाहर और क्या था? दमदमा। किसने? तीन क्या प्राचीन है, क्या है? मैदहा, दमदमा और सराय नाहर एरिया, ये तीन कहाँ खनन हुआ था जो प्राचीन की हमें क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन काल क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। उत्तर प्रदेश का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, प्राचीन के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका सोनभद्र वाला रीजन, कौन सा? सोनभद्र, मिर्जापुर, उसके बाद प्रयागराज। यहाँ पर आपके बेलन घाटी बनती है, ठीक है, सोहन घाटी, बेलन घाटी, तो वहाँ पर भी हमें क्या होता है? प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। ये रीजन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कहाँ पर? सहारनपुर। कौन सा एरिया आपका? सहारनपुर हो गया। सहारनपुर का आपका जो एरिया है उसमें कौन सा है? एक उल्लास, क्या नाम उसका? उल्लास। ये भी क्या है आपके प्राचीन साक्ष्य हमारे मिलते हैं उल्लास एरिया, ठीक है, हड़प्पा का है। इसके बाद फिर मुजफ्फरनगर का, अभी आपका एग्जाम पीछे से पूछा गया था, मांडी। पीछे का पेपर देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? अभी जो पीसीएस का पेपर हुआ था उसको आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? तो अच्छे से पढ़ा उस पेपर को, ज्योग्राफी समझ में आई, ठीक है। वहाँ एक मांडी होगा, वो कहाँ था आपका? मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर एरिया में मांडी, वो भी आपका इसी रीजन के अंतर्गत आता है, ठीक है, प्राचीन साक्ष्य। एक तरह देखा जाए हम लोग प्राचीन से लेकर, अगर हड़प्पा सभ्यता से लेकर वर्तमान समय में चलेंगे, एक एक सीक्वेंस में क्या हुआ? बदलाव होता गया। जैसे फिर देखा जाए तो हड़प्पा के बाद क्या होता है आपका? ये आते हैं, क्या नाम है, वैदिक काल आता है, ठीक है। वैदिक काल में फिर उसके बाद हड़प्पा के शातों काल, उसके बाद फिर आपका आता है मौर्य काल, मगध वाला रीजन, ठीक है। मगध क्या आता है तो उसमें भी आपके क्या होते हैं?
मौर्य साम्राज्य कौन से थे आपके? चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद फिर उनका उत्तराधिकारी कौन सा था? बिंदुसार था। फिर उसके बाद कौन से आते हैं? अशोक आते हैं। अशोक ने बहुत सारे काम किए यहाँ पर रहकर, उन्होंने बहुत सारे उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने किया, ठीक है। इसके बाद आपका जितना भी महाभारत क्या था? एक काव्य है, महाकाव्य है। उसकी घटना स्थल कौन सी थी? यहीं पर आपके उत्तर प्रदेश ही था। यस सर। उत्तर प्रदेश में रामायण आपकी जो रचना लिखी गई यहीं पर लिखी गई, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है? हमारी बौद्ध धर्म की जन्मस्थली सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का भी क्या था? यहीं पर उसका उद्भव और विकास हुआ, ठीक है, धीरे धीरे। इसके बाद जैन धर्म का भी लगभग देखा जाए तो उसका भी यहीं पर क्या हुआ? लगभग उसका भी डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद अगर देखा जाए तो 16 जनपदों में से 16 महाजनपद हैं, ठीक है। उनमें से 8 जनपद कौन कौन से आपके हैं? पहला क्या हो जाएगा आपका? काशी हो जाएगा। शामली, दूसरा आपका कौशल हो जाएगा। तीसरा आपका क्या होगा? श्रावस्ती। श्रावस्ती होगा। यस सर। इसके बाद और बस होगा, ठीक है, चेदी होगा, यस सर। पांचाल होगा, ठीक है। ये आपका सूरसेन कौन सा एरिया होगा आपका? ये मथुरा रीजन है, यस सर। ठीक है। ये सारे 8 जनपद जो होते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में ही इनका क्या होता है? विकास होता है, ठीक है। यस सर। इन 8 जनपदों का विकास होता है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो मुगल काल भी आता है, ठीक है। मुगल काल आने के बाद क्या होता है? वहाँ भी बाबर से लेकर कहाँ तक चलता है हमारा सीक्वेंस? औरंगजेब तक चलता है। बाबर से लेकर देखा जाए तो बाबर हुए, फिर आपके हुमायूं हुए, फिर उसके बाद आपके कौन से हुए? अकबर हुए, फिर आपके जहांगीर, शाहजहां, फिर उसके बाद आपके औरंगजेब, फिर बीच में और भी छोटे छोटे राजाएँ आए। उसके बाद आपका ब्रिटिश काल शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है? ब्रिटिश काल शुरू होता है। 1757 में क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। फिर उसके बाद 1760 में कौन सा युद्ध होता है? 64 में आपका वो बक्सर का होता है, ठीक है। 1761 में कौन सा होता है? पानीपत का। ये 3 युद्ध क्या होते हैं? पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य की जड़ें क्या करते हैं? उखाड़ के समाप्त कर देती, लगभग विलीन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्रिटिश काल क्या होता है? शुरू होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1857 की क्रांति आती है। क्या आती है? 1857 क्रांति आती है। इसमें अलग अलग शहरों से अलग अलग लोग क्या करते हैं? लड़ते हैं, अपने वर्चस्व के लिए वो लोग लड़ाई करते हैं। जैसे आपका हो गया हमारे लखनऊ से कौन से लड़े थे आपने उस टाइम? हुमायूं, बेगम हजरत महल, ठीक है। इसके बाद आपके इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से कौन से थे? लियाकत अली थे, ठीक है। इसके बाद आपके फैजाबाद से अहमदुल्लाह खान थे, ठीक है। और बरेली से कौन से थे आपके? खान बहादुर खान। यानी देखा जाए तो एक सीक्वेंस में इतने हुआ, ठीक है। इसके बाद बीच में ही जैसे मगध काल के बाद कौन सा काल शुरू होता है? मगध के बाद मौर्य के बाद नंद वंश आता है। उसके बाद क्या? हर्षवर्धन वंश आता है। हर्षवर्धन वंश में हर्षवर्धन राजा थे, ठीक है, जिन्होंने किसी 2 शहरों का विकास किया था। कौन कौन शहर थे वो? आपके कन्नौज, कौन थे आपके? और प्रयागराज, ठीक है। यानी एक सीक्वेंस में देखा जाए तो शहरों का उत्तर प्रदेश में समय समय के साथ क्या हुआ? विकास होता गया, बदलाव होते गए, ठीक है। और वहाँ के साक्ष्य भी उनके मिलते गए। जैसे मौर्य काल में क्या हुआ था? अशोक ने स्तूपों का निर्माण किया, स्तंभ का निर्माण किया, ठीक है। उनके अलग अलग तरीके से होते गए। एक सीक्वेंस में आप जब भी लिखिएगा तो प्राचीन काल से उठा के, ठीक है, आप लेकर एक सीक्वेंस में चलेंगे और आपके मॉडर्न तक हम आएंगे। कैसे कैसे विकास होता गया उत्तर प्रदेश का, ठीक है। जैसे पहले हम इसको क्या करते थे? पश्चिमी प्रांत के नाम जानते थे, बाद में उत्तर पश्चिमी प्रांत हुआ, फिर बाद में संयुक्त प्रांत हुआ,
फिर 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कितने जिले हैं? 75 हैं। ठीक है। और अगर देखा जाए तो इनके चारों तरफ जो भी है, उत्तर प्रदेश के चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं और कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। ठीक है। तो वो भी करके करके मतलब प्राचीन से वर्तमान तक के आगे इस तरह देखा जाएगा। ठीक है। जैसे आपके मैं खड़ी था उत्तर प्रदेश में ठीक है। ये क्या है आपका? उत्तर प्रदेश का मैप है। 75 जिले आपके हैं। ठीक है। अगर इनका हम बॉर्डर देखा जाए तो आपके बॉर्डर इन राज्य और देश से लगती हैं। ठीक है। जैसे आपके उत्तर साइड में कौन सा है? नेपाल है। फिर आपका उत्तराखंड है। फिर आपका हिमाचल है। ठीक है। उसके बाद आपका हरियाणा है, दिल्ली है, फिर आपका राजस्थान है। ठीक है। आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है। ये आपके क्या है? इसके का बॉर्डर टच करने वाले हैं। देखा जाए तो नेपाल से कौन कौन से जिले आपके टच कर रहे हैं। ठीक है। तो देखा जाए क्या होगा आपका? पीलीभीत हो गया। ठीक है। लखीमपुर खीरी हुआ आपका, बहराइच हुआ, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है। कितने जिले आपको क्या कर रहे हैं? ये नेपाल से आपका सीमा को साझा कर रहे हैं। हाँ जी, कुशीनगर नहीं है। ठीक है। ये बिहार का है। क्या है ये बिहार का बॉर्डर है। ठीक है। तो कभी भी सीक्वेंस में हमेशा याद करके रखना है आपको। क्या करना है कि मतलब ये आपका याद रहे। ठीक है। किसी भी जैसे पीलीभीत का पहला अक्षर लेके, लखीमपुर का पहला अक्षर लेके, ठीक है, श्रावस्ती, बहराइच, ये सबको लेकर ताकि दिमाग में रखे, याद करना मतलब एक कोड बना के रखना है। ठीक है। ताकि आपको ये भूले ना, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम। ठीक है। क्लियर है? ताकि ये ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद फिर उत्तराखंड हो गया। इसके बगल में क्या है आपका? उत्तराखंड। ये उत्तर प्रदेश से स्पर्श कर रहा है ना। इसमें भी देखिए कौन कौन जिले हैं आपके? पीलीभीत है, बरेली है, उसके बाद रामपुर है, मुरादाबाद है, बिजनौर है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर। ठीक है। अभी सहारनपुर का एक मैंने प्राचीन बताया था, क्या नाम था उसका? अभी हुलास जो था प्राचीन, तो ये यहीं पर है। ठीक है। सहारनपुर में तो देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। ये 7 जो जिले हैं ये आपके उत्तराखंड को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है। क्लियर है? ये भी याद रखना है, मतलब एक एक अक्षर करके याद रखना, ताकि आपका एक कोड बन जाएगा तो आप लोग बोलेंगे नहीं। क्लियर है? तो 2 हो गए, नेपाल और आपका उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश से कौन सा? सिर्फ सहारनपुर। ठीक है। कौन से कर रहे हैं आपका? सहारनपुर। और सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो 3 से टच करता है, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से और हरियाणा से। ठीक है। तो ध्यान रखना, सहारनपुर कितने लोग टच कर रहा है? 3 राज्य। 3 राज्य नहीं, 2 राज्य और 1 देश। उत्तराखंड 3 राज्यों से टच कर रहा है, उत्तराखंड, हरियाणा और आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है। इसके बाद देखेंगे हरियाणा। ठीक है। हरियाणा को टच करने वाले कौन कौन? सहारनपुर, शामली, बागपत।
क्या हो गया? सहारनपुर, शामली, बागपत, ठीक है। और ये आपका क्या है? ये आपका दिल्ली है, ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा जो है क्या ये दिल्ली है। तो ध्यान रखना आपको, सहारनपुर, शामली, बागपत, ठीक है। ये आपका हरियाणा से टच कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी हरियाणा का ही रीजन है, ये वाला रीजन क्या है? हरियाणा का ही है, ठीक है। तो ये भी आपका गौतम बुद्ध नगर, ठीक हो गया। और अलीगढ़ और ये मथुरा, ठीक है। क्लियर है? 3 ये भी हो गया ना? यस सर। 3 ऊपर 3 नीचे, ध्यान रखिएगा आप लोग। 6 जिले आपको हरियाणा टच कर रहे हैं। 3 ऊपर हो गए कौन से आपके? गाजियाबाद नहीं है, गाजियाबाद ठीक है। शामली, सहारनपुर, शामली और बागपत। फिर नीचे आपके ये गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और आपके मथुरा, ठीक है। यस ये हो गया आपके हरियाणा से टच करने वाले। तो ये भी एक मतलब हमने कहा था कोड बना के रखना है आपको, ताकि मतलब भूलना नहीं है। पहला अक्षर ले लीजिएगा, पहले अक्षर से जो आपको सूटेबल लगे बना के रखिएगा। उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पेट भी देना है, यूपी बीसीएस देना है, तो इससे एग्जाम में पूछते हैं, 1-2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। यस तो इसलिए 1-2 क्वेश्चन मतलब आपका मेरिट से क्या करता है? बाहर कर देता है। एक क्वेश्चन भी आप अगर गलत करते हैं तो बाहर हो जाएंगे, ठीक है, बहुत मायने रखता है। तो ध्यान रखना है इसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे राजस्थान। राजस्थान से टच करने वाले कौन कौन से जिले हैं आपके? मथुरा और आपके आगरा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसके बाद आपका मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा जिलों को टच करता है। उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिलों को मध्य प्रदेश टच करता है, ठीक है। इसमें देखना है आपको कौन सा जिला पहला? आगरा है, इटावा है, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, प्रयागराज, ठीक है। अभी पूछा था एक बीसीएस ने ललितपुर के बारे में पूछा था, मतलब ललित ऐसा उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य है जो सिर्फ एक जिले को टच करता है, ठीक है। तो एक जिला टच कर रहा है ना, ये झांसी को टच कर रहा है, बाकी सब जिले एक दूसरे को टच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यही पूछा गया था बीसीएस जो 12 अक्टूबर को हुआ था, पूछा था कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सिर्फ एक जिले को टच करता है। तो कौन सा हो गया आपका? किसको, किस जिले को टच कर रहा हो? झांसी कर रहा है, ठीक है। तो अभी जाइएगा घर पे, बीसीएस का पेपर एक बार जरूर पलटिएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो देखिए कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश में क्या करते हैं? टच करते हैं, ठीक है। तो इनका भी क्या करना है आपको? एक कोड बना लेना, ठीक है। अगर देखिए, अगर आपको बाहर का सारा जिलों के नाम याद हो गए तो क्या होगा? कभी पूछेगा कि इनमें से कौन सा जिला लैंडलॉक नहीं है, तो आपको पकड़ में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। लैंडलॉक मतलब अंदर वाले, जैसे लखनऊ क्या है? मानी सीमा, मतलब उसकी उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, किसी बाहरी प्रदेश से टच नहीं कर रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे? ये अगर याद है तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र, इस पर छत्तीसगढ़ किसको टच कर रहा है आपका? सोनभद्र को टच कर रहा है, सिर्फ एक जिले को, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है वो एक जिले को, सोनभद्र को टच कर रहा है। फिर उसके बाद आपका झारखंड आता है। झारखंड भी क्या कर रहा है आपको? सोनभद्र को टच कर रहा है। इसके बाद आपका बिहार भी आप ऊपर से आएंगे तो कुशीनगर, ठीक है। महाराजगंज भी तो है सर। महाराजगंज है, ठीक है। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ठीक है। ये भी आपको कभी भी उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरा हमारा उत्तर पूछ लेता है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो ध्यान रखना सीक्वेंस में, ये कर लेना आपको, ठीक है। बस बिहार से ये हो गया, ठीक है। तो और भी देखना है, जैसे कि कितने ऐसे दिल्ली से क्या होंगे आपके? ये आपका गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, इधर बागपत हो गया, ठीक है। क्या हो गया देखा जाए तो?
ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कितने राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को, बॉर्डर को स्पर्श कर रहे हैं? कितने राज्य हैं टोटल? देखिए आप लोग, एक को बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहेगा आपका? दिल्ली। ये पूछा गया था एग्जाम में, शायद लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था कि कितने राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो उसमें 9 भी था, 8 भी था, ठीक है, 5 भी था, 10 भी था, 4 ऑप्शन रहते हैं। तो लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था कितने राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। कितने राज्य हो गए? 8 हो गए। अगर वो केंद्र शासित प्रदेश कहता, कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों इंक्लूड करता, तो उसको हम क्या करते? नो करते, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखिए, ऐसा कौन सा जिला है जो मतलब 3 तरफ से किसी राज्य से घिरा हुआ है? ललितपुर हो गया। फिर उसके बाद एक ऐसा कौन सा जिला है जो आपके 3 राज्यों को स्पर्श कर रहा है? 3 नहीं, क्या 4 हैं? ठीक है, कितने हैं? 4 हो गए। सोनभद्र मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक है। ये आपके कितने हो गए? 4 राज्य इसको स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। और कितने देश इसको स्पर्श कर रहा है? एक है आपका नेपाल, ठीक है, क्लियर है। और यहीं से ही क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश के बीचों बीच से ही कौन सी रेखा गुजरती है? 82.5 की देशांतर रेखा पूरी दिशा में गुजरती है, जो आपके समय को इंडिकेट करती है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना इस चीज़ का। और कितने राज्यों से होकर जाती है? 5 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है टोटल? 18। अभी अलीगढ़ का जो भी है वो भी दिया जा रहा है, ठीक है, नगर निगम सारी, ठीक है। और उसके बाद आपका जो नगर निगम आपके 17 हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जिले 75 हो गए हैं। लोकसभा सीटें कितनी है आपकी? 80 हैं। कितनी है? 80 हो गई। राज्यसभा सीट है 403। राज्यसभा सीट है 31 है, ठीक है, क्लियर है। विधानसभा, ठीक है, और विधान परिषद आपकी 100, क्लियर है। ये सब चीजें ठीक है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एक करके लिख के चलते हुए चलते हैं आगे, ठीक है, चलिए। थोड़ा सा लिखिए उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं। थोड़ा सा लिखिए, ज़्यादा पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं, बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि हम प्राचीन वाला पढ़ाएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार
ये भारत में चौथे नंबर पे स्थित है। पहले तीन कौन कौन है? राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, पहले तीन ये हैं, चौथे नंबर पे आपका है। ठीक है, यस सर। इसका क्षेत्रफल 2,40,928 कितना सर? 2,40,000। 928 वर्ग किलोमीटर है। यस सर। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है, 7.33% है। इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर अक्षांशीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 31 डिग्री 28 मिनट। अच्छा लिखने आ रहा है कि ये डिग्री 28 मिनट आ रहा है? यस सर। कितना ले रहा है सर? जैसे 31 है डिग्री तो ऊपर 0 लगा दीजिए। ठीक है, और मिनट लिखना आता हो आपको एक डॉट लगा दीजिए। ठीक है, पॉइंट लगा दीजिए साइड। ठीक है, उत्तरी अक्षांश 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी उत्तर की तरफ है ना। यस सर। उत्तरी क्यों लिखाया गया? क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में ही है। ठीक है, यानी ऊपर है इसलिए उत्तरी। और नीचे रहता तो दक्षिणी। अगर बीच रहता है तो उत्तर दक्षिणी दोनों करते हैं हम लोग। ठीक है, इतना तो समझ में आया। ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, हाँ चलिए लिखा। इसका देशांतरी विस्तार 77 डिग्री। इसका देशांतरी विस्तार 77 यानी 77 डिग्री 31 मिनट पूर्व से लेकर चौरासी डिग्री 84 डिग्री 39 मिनट 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 240 किलोमीटर है। 240 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एक देश नेपाल है। कितने राज्यों से कितने जीरो से स्पर्श कर रहा हो? हाँ जी 7। ठीक है, देश नेपाल है। नेपाल है जो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है।
सीमा को स्पर्श करता है। 7 जिलों के नाम लिख लीजिए आप लोग, ताकि याद भी रहे। मटेरियल रखने से नहीं, ताकि याद रखने से होना था, ठीक है। यस सर। तब रखेंगे हम लोग पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। देखिए पहला वर्ड लिख बनाइएगा कुछ, ठीक है आप लोग। यस सर। पोस्टर में आगे बना लिख लीजिए ताकि ध्यान रखें। पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, आपका बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बलरामपुर हो गया। यस सर। उसके बाद सिद्धार्थनगर, फिर महाराजगंज, ठीक है। अब कोड करके आप लोग आगे पोस्टर में बना लीजिएगा छोटा सा, ताकि आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब लिखिए उत्तर प्रदेश की सीमा को आठ राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश स्पर्श करते हैं। आठ राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश स्पर्श करते हैं, ठीक है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? 8 राज्य के नाम अपने खुद लिखिए आप लोग, यस सर। ठीक है। आप लोग क्या करना है, 8 राज्यों के नाम खुद लिखना है। पहला सीक्वेंस लिखिएगा आप लोग। जी सर। बिहार से चलिएगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, फिर लास्ट में आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है। एक सीक्वेंस रहेगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। कूद कर मत करिएगा इधर उधर। फिर क्या करना आपको, बिहार से झारखंड करके आइए। बिहार हो गया, झारखंड हो गया आपका, इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड भी हो गया, सर मध्य प्रदेश हो गया। पीछे भी नहीं हुआ, मध्य प्रदेश, हाँ हो गया सर। राजस्थान, इसके बाद आपका हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, इसके बाद उत्तराखंड, ठीक है। यस सर। ये हो गया आप लोग का। इसके बाद आप लोग आइए बिहार की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले। बिहार की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले, देखिए ऊपर से हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है। पहला क्या है, महाराजगंज, ऊपर क्या है, महाराजगंज, सेकंड आपका कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और लास्ट में सोनभद्र। इसका एक कोड बनाइएगा आप लोग, ठीक है, उत्तर से दक्षिण के बीच में, एक शब्दों को लेकर, ठीक है। आप कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 जिले आपके हो गए ये, ठीक है। इसके बाद आपका झारखंड, झारखंड से एक ही जिला स्पर्श करता है, कौन सा है आपका, सोनभद्र है।
इसके बाद आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को एक ही जिला है आपका सोनभद्र है। इसके बाद आपका मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश नहीं रहा है, 11 जिले हैं, ठीक है, 11 है। तो हम लोग एक करके चलेंगे, ठीक है। कहाँ से? सोनभद्र से स्टार्ट करते हैं। सोनभद्र हो गया आपका, मध्य प्रदेश में लिखिए पहला सोनभद्र, दूसरा आपका मिर्जापुर, सोनभद्र मिर्जापुर, इसके बाद प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, फिर आपका चित्रकूट, चित्रकूट हो गया। यस सर। बांदा, बांदा, बांदा। अच्छा ये बड़ा करते हैं, दिख नहीं रहा है। बांदा हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका महोबा, ठीक है, महोबा हो गया। फिर इसके बाद आपका झांसी ललितपुर, झांसी ललितपुर, झांसी ललितपुर हो गया। फिर जालौन, जालौन नहीं है सर, मध्य प्रदेश है जालौन, ठीक है। ये राजस्थान ये वाला एरिया है, ठीक है। ये फिर यहाँ आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। जालौन हुआ। फिर आपका इटावा, इसके बाद आपका आगरा। कितने हो गए? 11 हो गए ना। फिर राजस्थान लिखिए, राजस्थान में कौन कौन से आपके? आगरा और मथुरा, ठीक है। फिर आपका हरियाणा आता है, मैंने बताया था 3 जिले ऊपर हैं, 3 जिले आपके नीचे हैं हरियाणा के, यानी टोटल 6 हैं आपके, ठीक है। तो आप नीचे से कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ऐसे ही आ रहा है तो क्या होगा आपका? अलीगढ़, क्या मथुरा आ गया? अलीगढ़ हुआ, और गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद क्या होता है? बागपत, शामली और सहारनपुर, बागपत, शामली और सहारनपुर, शामली और सहारनपुर, ठीक है। ये आपके हो गए हरियाणा के। अब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से कौन जिला है? सहारनपुर, ठीक है, सिर्फ एक जिला सहारनपुर।
अब उत्तराखंड, बढ़िया से इसको करना है, ठीक है। इससे पेपर जब बनेगा आप लोगों का, इससे क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में सहारनपुर हो गया, उसके बाद आपका मुजफ्फरनगर, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। हाँ जी, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ही हो गए। इससे पहला अक्षर करके बनाइएगा इसका, ठीक है, ताकि आप लोग भूलिएगा नहीं। पहला अक्षर लेकर स से, जैसे समू बीमू करके ऐसे, ठीक है, समू बीमू, ठीक है, इस तरह का बना के अपना कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि बेहतर तरीके से भूलना नहीं है। क्या हो गया आपका? क्लियर है? इसके बाद लिखिए, सब लोगों ने हो गया ये? इसके लिखिए सहारनपुर, नीचे सहारनपुर की सीमा, सहारनपुर की सीमा 3 राज्यों को स्पर्श करती है। कौन से 3 राज्य हैं आपके? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश हो गया और हरियाणा हो गया। ठीक है, हो गया। दूसरा लिखिए, ललितपुर जिले की सीमा, ललितपुर जिले की सीमा केवल एक राज्य एवं एक जिले की सीमा को स्पर्श करती है। जहां एक जिले लिखिएगा वहां झांसी लिख लीजिएगा। हो सकता है अगले एग्जाम में झांसी पूछे कि ललितपुर का जिला किस जिले को स्पर्श करता है, तो झांसी रहेगा, ठीक है आपका। ललितपुर जिला केवल एक राज्य के और एक जिले की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, अगला लिख लीजिए आप लोग, सोनभद्र, सोनभद्र सोनभद्र एक ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। चार राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। 4 राज्य कौन कौन से आपके? बिहार से अलग हुआ क्या बना? झारखंड। मध्य प्रदेश से अलग हुआ क्या बना? छत्तीसगढ़। ठीक है, यानी यही 4 हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। मध्य प्रदेश से अलग होकर जो बना उसे वो भी, और जो बिहार से अलग होकर बना वो भी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, अगला लिखिए, महाराजगंज जिले की सीमा महाराजगंज जिले की सीमा बिहार एवं नेपाल दोनों की सीमा को स्पर्श करता है। बिहार एवं नेपाल दोनों की सीमा को स्पर्श करता है।
ठीक है। लिखिए अगला, लिखिए पीलीभीत, पीलीभीत जिला नेपाल और उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करता है। पीलीभीत जिला नेपाल और उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है। अगला लिखिए आगरा। आगरा जो है ये आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। आगरा ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा दोनों को क्या करता है? स्पर्श करता है। अब मथुरा लिखिए। मथुरा ये राजस्थान और हरियाणा की सीमा को स्पर्श करता है। यानी ऐसे जिले हैं जो दो राज्यों को सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है। मथुरा राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है। सहारनपुर का हो गया था। सहारनपुर आपके 3 राज्य हैं, कौन कौन से? उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लिखिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, और बागपत। देखा जाए एनसीआर देखा जाए तो हमारे कितने एनसीआर में 8 में से देखा जाए तो कितने हो जाएंगे? 8 जिले इंक्लूड किए गए एनसीआर में, लेकिन अभी फिलहाल 3 स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से? आपका बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। जब एनसीआर वाला किया जाएगा तो उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, 8 ये हो जाएगा अच्छे से। इसको भूलना नहीं है, मतलब ये लिख कर रखना नहीं है। ठीक है, हमने कहा था एक एक कोड करके रख लेना है। कितने जिले हैं सबका कोड, जैसे कि आपका नेपाल का कोड बना कर रखना है। ठीक है, हर जिले का एक एक शब्द लेकर कोड बनाना है। जैसे आप मध्य प्रदेश का, ठीक है, और जो एक जिले हैं तो याद रहेंगे आप लोगों को, लेकिन ज़्यादा जिले वालों क्या करना है? कोड बनाना है। ठीक है, क्लियर है? ये आपका ओवरऑल ये था। ठीक है, और प्राचीन से लेकर हम लोग करेंगे, जैसे क्या था? प्रागैतिहासिक काल से लेकर आपका वर्तमान काल तक। ये आपका वर्तमान का थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि आप लोग जानिए उत्तर प्रदेश के बारे में क्या है। तो प्राचीन से लिखिए आप लोग प्राचीन काल, उत्तर प्रदेश का उद्भव। सुनिए, उत्तर प्रदेश का उद्भव एवं विकास। उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास लिख दीजिए। ठीक है, क्या उद्भव एवं विकास। चलिए इसमें लिखिए थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश एक भौगोलिक इकाई मात्र नहीं, उत्तर प्रदेश एक भौगोलिक इकाई मात्र नहीं, अपितु भारतीय संस्कृति का जीवन प्रतिरूप है।
भारतीय संस्कृति का जीवन प्रतिरूप है। जब मानव ने चौपाए से क्या सर? चौपाए ये क्या होता है सर? चार पशु अच्छा, चार पैर, ठीक है। चौपाए से दो पाए यानी दो पैरों पर आया। जब चार पैर से दो पैरों पर आया, चौपाए से दो पाए बनने का सफर, चौपाए से दो पाए बनने का सफर अभी शुरू ही किया था। तभी से उत्तर प्रदेश का अस्तित्व रहा है। तभी से उत्तर प्रदेश का अस्तित्व रहा है। किसी क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए, किसी क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए इसे तीन भागों में बांटा जाता है। पहला प्रागैतिहासिक काल। पहला आपका प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आपका आद ऐतिहासिक काल। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल, और तीसरा आपका ऐतिहासिक काल। यानी तीन भागों में डिवाइड। किसी भी क्षेत्र का अगर इतिहास के बारे में जानकारी ये नहीं हो तो हम उसको तीन भागों में क्या करते हैं, बांट कर देखते हैं। ठीक है, यस सर। लिखिए, प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, आद ऐतिहासिक काल। अबे बहुत आसान है, क्या बता ठीक है। आद प्राग ऐतिहासिक लिखिए, इसमें ये वह काल है जिसके संबंध में, ये वह काल है जिसके संबंध में कोई लिखित सामग्री नहीं प्राप्त है। कोई लिखित सामग्री नहीं प्राप्त है। जैसे पाषाण काल। पाषाण काल में जैसे मनके से जानते हम लोग, मनका हुआ, ब्रह्मांड हुआ, ऐसे जानते हैं ना। लिखित कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं होता है। ठीक है। दूसरा लिखिए, आद ऐतिहासिक काल के बारे में। ये इतिहास का वो काल है, ये इतिहास का वो काल है जिससे संबंधित कोई पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं ना, प्राग ऐतिहासिक क्या होता है, आद ऐतिहासिक क्या होता है, ऐतिहासिक क्या होता है। ठीक है, ये डिफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है। क्या लिखा मैंने लास्ट में अभी, जिसके संबंध में लिखित साक्ष्य या सामग्री, ठीक है, लिखित साक्ष्य या सामग्री प्राप्त तो है, हाँ, लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी है।
जैसे उस लिपि का हम लोग अभी का क्या ज्ञान ही नहीं है। यस सर। ठीक है, तीसरा लिखिए, जैसे इसमें लिख दिया सैंधव सभ्यता, जैसे जैसे सैंधव एवं वैदिक सभ्यता, सैंधव एवं वैदिक सभ्यता। हाँ 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 सैंधव। ठीक है, यस सर। अगले की ऐतिहासिक काल। सर वैदिक सभ्यता को भी नहीं पढ़ा गया ना। हम लोग क्या मनके से देखते हैं ना, अभी मनका से, विद्वान से। ठीक है, अभी कहाँ चीजें पढ़ेगी, लिपि कहाँ पढ़ेगी उसकी। वैदिक काल में सर सर वेद कुछ पढ़ाया जाता वेद है, और नहीं पढ़ा। कुछ कुछ पढ़ा गया है, लेकिन कुछ कुछ अभी क्या है, चीजों को नहीं पढ़ा गया। ठीक है, चीज को ऐतिहासिक काल लिखिए। इतिहास का वह काल है जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य लिखित साक्ष्य मौजूद है। लिखित संबंधित मौखिक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य क्या है, मौजूद भी है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, और उसे पढ़ा भी जा सकता है, जैसे मौर्य काल आदि, जैसे मौर्य काल आदि। देखिए अगला, प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर। ठीक है, इसी कारण इसका अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा जाता है कभी कभी ये। 1778 ईस्वी में 1778 ईस्वी में 1778 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन, यस सर। बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन ने मानव को औजार बनाने वाला प्राणी कहा। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान, पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान 1863 में, इसको अंडरलाइन कर लेना आप लोग। 1863 में, हाँ जी, क्या छूटा, रॉबर्ट ब्रूस फूड के द्वारा तमिलनाडु में, देखिए ये रॉबर्ट फूड का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम अनुसंधान किया था पाषाण काल का, प्रीलिम्स के लिए काम आएगा ये। ठीक है,
के द्वारा तमिलनाडु प्रदेश के पल्लावरम, तमिलनाडु के प्रदेश के पल्लावरम पूरा स्थल से नामक पूरा स्थल से पल्लावरम स्थल से एक हस्त कुठार की खोज की। एक हस्त कुठार की खोज की। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने किया था। सर ये क्या है सर? हाथ वाली कुल्हाड़ी? हस्त कुठार हाथ। कुल्हाड़ी भी ले सकते हैं आप? हाँ ठीक है, लोग भी लिख सकते, लेकिन ये सही रहेगा कुठार। ठीक है, वही नाम है सर। हाँ ठीक है। खोज की। इनको ही भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है। प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या हो गया? पूरा पाषाण काल। दूसरा आपका तीसरा आपका नवपाषाण काल। ठीक है, इनका समय समय से क्या हुआ? समय के साथ बदलाव आता गया और लास्ट में हम लोग यहाँ पहुंचे तो कृषि एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। ठीक है, यहाँ पर अलग कंडीशन थी, यहाँ पर अलग थी, यहाँ पर हम लोग अलग कंडीशन थी। ठीक है, लेकिन समय के बाद उसमें समय के साथ साथ उसमें बदलाव गया और इंसान का विकास होता गया। ठीक है मानो, और वो उनके रहन सहन खान पान सारी चीज़ों में बदलाव होता गया। लास्ट में आते हम लोग एग्रीकल्चर पर पहुँचते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे हम लोग प्राचीन काल से ही हम लोगों का भी लौरा डेव नाम सुना है? लौरा डेव का कबीर नगर में। ठीक है, वहाँ से भी अभी साक्ष्य मिले हैं चावल के। कुर्डी वहाँ से मिला है। ठीक है, प्रयागराज जो था आपका, हाँ मेहरगढ़ भी है। ठीक है, वो आपका उधर एरिया में है। इसके बाद आपका दमदमा हो गया। ठीक है, आपका उसके बाद सराय नहर हो गया। अभी हमने बताया कि आपका हुलास हो गया। ठीक है, मांडी बताया मुजफ्फरनगर वाला। तो ये सारे रीजन पे एक करके हमारा 4-5 जगह है जहाँ से हमें पाषाणकालीन जो भी चीज़ें हैं हमें उसका साक्ष्य मिले। ठीक है, तो लिखिएगा आप पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य। ये थोड़ा सा बोरिंग रहेगा। ठीक है, पेशेंस रखना है, ऐसा नहीं, क्योंकि एशियंट पढ़ने में थोड़ी सी समझ में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए पूरा पाषाण काल मानव के आदिम मतलब प्राचीन। ठीक है, मानव के आदिम जीवन के प्रारंभ का काल था। इस काल के प्रमुख पाषाण उपकरण
पाषाण मतलब उपकरण। वेदनी, वेदनी। हैंड, हैंड। एक्स, हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी होती है, ठीक है, हैंड एक्स। आदि पाए गए, आदि आदि। हैंड एक्स आदि, ठीक है, क्या हुआ, ठीक है। सर वेद क्या? हाँ, वेद ये छेदने वाली चीज होती है कोई, ठीक है, छेद करने के लिए। अच्छा तो केला। हाँ हाँ, ठीक है, वो होता है। ये उनके नाम है, जैसा प्राचीन नाम, ठीक है, उतना रखिएगा। सर नाम तो आदि करते हुए दिया है। हाँ, ये और नाम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी विश्व के प्राचीनतम, क्या सर? विश्व के प्राचीनतम, विश्व के प्राचीनतम मानव आवासों की स्थली रही है, मानव आवासों की स्थली रही है। बेलन घाटी कहाँ है आपकी? ध्यान रखना है आपको, बेलन घाटी, बेलन घाटी कहाँ है? मतलब आपके सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रयागराज, यही रीजन है, ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। नीचे वाला ये आपका मैप में है, ये वाला रीजन है, ये वाला, ठीक है। सोन नदी आ रहा है, जो सोन नदी यहीं आज मिलती है ना, तो वहीं पर बेलन नदी आके उसका टोंस वाला रीजन है, ठीक है। सोनभद्र से निकलने वाली, सोनभद्र से निकलने वाली बेलन नदी टोंस नदी की सहायक नदी है। बेलन नदी, उसी घाटी के नाम पर बेलन घाटी पड़ा है, ठीक है। टोंस नदी की सहायक नदी है। सोनभद्र से निकलने वाली बेलन नदी टोंस नदी की सहायक नदी है, जिसकी घाटी ने प्रागैतिहासिक काल में उत्तर प्रदेश में मानव सभ्यता का बीजारोपण किया, मानव सभ्यता का बीजारोपण किया। अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए कि कहाँ पर सभ्यता का विकास हुआ शुरुआत में, तो क्या कहेंगे आप लोग? उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी। और किस रीजन में है तो आप लोग बताएंगे, किस जिले का? सोनभद्र हो गया आपका, प्रयागराज और मिर्जापुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्हें बेलन घाटी को ही उपकरण निर्माण स्थल के नाम से भी जाना जाता है। उपकरण निर्माण स्थल,
उत्तर प्रदेश के मेजा, प्रदेश के मेजा ये प्रयागराज में है, ध्यान रखिएगा आप लोग। मेजा। हाँ मेजा, उत्तर प्रदेश के मेजा कोष्टक में प्रयागराज लिख लीजिएगा ताकि याद रखें कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ है। पूछा जाता है कभी सीक्वेंस लगाने के लिए, ठीक है, मैच करने के लिए। स्थित बेलन नदी घाटी, स्थित बेलन नदी घाटी के लोहदा नाले, लोहदा नाले से प्राप्त, नाला होता ना, लोहदा नाले से प्राप्त या नाला से प्राप्त अस्थि निर्मित, अस्थि मतलब हड्डी वाला, ठीक है, ध्यान रखना। निर्मित, हस्त निर्मित मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है, मिली है, ठीक है। ये भारत में उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण मतलब हाँ मतलब लास्ट चल रहा उसका, ठीक है, ध्यान रखना है। उत्तर पाषाण काल हो गया। ये भूतात्विक मतलब, भूतात्विक मतलब क्या होता है, जमीन के अंदर से जो तत्व संस्तर से, संस्तर, भूतात्विक संस्तर यानी उसके नीचे से, ठीक है, संस्तर से मिली एकमात्र मूर्ति है। ठीक है, इसी प्रकार सोनभद्र, इसी प्रकार सोनभद्र स्थित सिंगरौली, सोनभद्र स्थित सिंगरौली घाटी सिंगरौली घाटी एवं चंदौली के चकिया, एवं चंदौली के चकिया। चंदौली कहाँ है, देखिए बगल में ही, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यहाँ है सोनभद्र की घर उधर नहीं है, उसके बगल वाले जिला है, ठीक है। चकिया आदि क्षेत्रों में भी पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इस काल के प्रारंभिक उपकरण, इस काल के प्रारंभिक उपकरण क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित हैं। क्वार्टजाइट, क्या हम लोगों ने पढ़ा था चट्टान के बारे में, इसका रूपांतरित रूप है ये क्वार्टजाइट। आप लोग पढ़ नहीं रहे, इसका मतलब चट्टानों का हमने बताया था कि चट्टान कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं, आग्नेय और अवसादी और आपका रूपांतरित या केंद्रित, ठीक है। इसने बताया था ये क्वार्टजाइट किसका रूपांतरण है, नीस का है।
आप लोग एक बार जाके देखिए, ठीक है? उसको मतलब पन्ने पलटे रहिए आप लोग धीरे धीरे करके, ऐसे नहीं होगा। बालू पत्थर देकर आइएगा, ठीक है? ठीक है, ये निर्मित है। जो बड़े आकार के भद्दे, जो बड़े आकार के भद्दे और बेडौल, मतलब कोई शेप नहीं उनका, ठीक है? बेडौल उपकरण है। बेडौल उपकरण है। ठीक है? पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में, पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में ये उपकरण नुकीले एवं विकसित हो गए। उपकरण नुकीले एवं विकसित हो गए, यानी पहले मोटे मोटे बनाए जाते थे, ठीक है? ऐसे ही बाद में उसको एक शेप दिया गया, नुकीला बनाया गया, एक शार्प तरह बनाया गया, ठीक है? इस चरण में हड्डी एवं सींग के भी उपकरण पाए जाते हैं। हड्डी एवं सींग के उपकरण पाए जाते हैं। ठीक है, अगला लिखिए मध्य पाषाण काल। सींग, सींग जानवर के सींग होते हैं। हाँ, मध्य पाषाण काल। ठीक है, एक बार बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करवा रहे हैं, ठीक है? ध्यान से स्टीम में बढ़िया पढ़ाएंगे सर। ठीक है, मध्य पाषाण काल ये पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल होता है। क्या करना आप लोग? ये मध्य पाषाण काल कैसा होता है? पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल को ही हम क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, इस काल में मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल होता है। इस काल में औजार छोटे होते हैं। जिन्हें सूक्ष्म पाषाण भी कहते हैं। सूक्ष्म पाषाण भी कहते हैं। इन्हें माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। क्या कहता है? माइक्रोलिथ भी। ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। माइक्रोलिथ, इन्हें माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। कितने छोटे होंगे सर? यानी ऐसे औजार थे, छोटे हो गए थे ताकि वो हाथ में उठाया जा सके। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित मोरैना पहाड़, मोरैना पहाड़ मोरैना पहाड़ और बघई खोर, बघई खोर, लेखियां, लेखियां, ये सब क्षेत्र हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल में की जगह बघई खोर, बघई खोर, लेखियां।
ये 3 मिर्जापुर के हैं तथा प्रतापगढ़ जिले में ठीक है। अभी कितने जिलों का नाम हमको दिखाएगा जहाँ जहाँ मिले हैं साक्ष्य? मिर्जापुर हो गया, आपका प्रयागराज हो गया, आपका सहारनपुर हो गया, चंदौली हो गया, ठीक है। अभी ये मतलब जिलों के नाम याद रखना, भूलना नहीं है कहाँ कहाँ आपके प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। ये आपके मेंस में लिखने में काम आएगा, ठीक है, इसलिए हम लिखा रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले में स्थित तथा प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय आदि दमदमा, हाँ दमदमा, तथा महदहा हमने कहा ना थोड़ा पेशेंस रखिएगा। यस सर। महदहा, ठीक है, दमदमा, महदहा आदि प्रमुख सर ये कहाँ है? ये प्रतापगढ़ जिले में है। ये सराय नाहर, दमदमा, महदहा कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ जिले में, ध्यान रखिएगा। अभी इसके बाद बताया था सराय नाहर, ये तो हो गया। इसके पहले बताया था मिर्जापुर वाले में मोरना, पहाड़ी, लेखियाँ, ठीक है, और आपका बताया था बगई हो, ये आपके मिर्जापुर में है, ध्यान रखना, ठीक है। आदि ये क्या है? आदि मध्य पाषाणी स्थल है। ठीक है, थोड़ा सा लेखियां के बारे में लिखिए। लेखियां विंध्य क्षेत्र के लेखिया किस जिले में पाया जाता है? हाँ जी, कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर। और मैंने पढ़ाया था विंध्याचल पर्वत कहाँ, विंध्य क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? वही रीजन है, ध्यान में आ रहा है ना आप लोगों को? तो ध्यान में रखा करिए, हर चीज से दूसरे से क्या करना है, को रिलेट करना है, तभी समझ में आएगा, ठीक है। विंध्य क्षेत्र के लेखियां ये शिलासर है, शिला मतलब हाँ, शिलासर है। संख्या 1 से नंबर 1 से 17, संख्या 1 से 17 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकांश के सिर पश्चिम दिशा की ओर है। अधिकांश के सिर किधर है? हाँ, पश्चिम और ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए महदहा किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में, ठीक है, ध्यान रखना। यस सर।
ठीक है, ये प्रतापगढ़ क्षेत्र में स्थित है, ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। G.R. शर्मा ने मांधाता के 3 क्षेत्रों का वर्णन किया है। ठीक है, 3 क्षेत्रों का वर्णन किया है, जिसमें झील क्षेत्र, ठीक है, पहला क्या है, झील क्षेत्र। दूसरा बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र। और तीसरा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। तीसरा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र, निवास, कब्रिस्तान निवास। निवास क्षेत्र, ठीक है। हो गया, यानी मतलब मांधाता को कितने भागों में डिवाइड किया उन्होंने? 3 भागों में। कौन कौन सा आपका? झील क्षेत्र और बूचड़खाना क्षेत्र और कब्रिस्तान वाला रीजन, ठीक है, 3 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, लिखिए कब्रिस्तान क्षेत्र से ही, कब्रिस्तान संकुल क्षेत्र से ही चलिए बूचड़खाना लीजिए, बूचड़खाना कब्रिस्तान में कहाँ से मिलेगा? बूचड़खाना, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही सींग एवं हड्डी, सींग एवं हड्डी निर्मित उपकरण, और आभूषण बड़े पैमाने पर मिले हैं। सींग और हड्डी निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर मिले हैं। ठीक है, अगला लिखिए सराय नाहर, सराय नाहर राय। सराय नाहर राय कहाँ पर है ये? किस जिले में है? प्रतापगढ़ में, ठीक है। देखिए सराय नाहर से 11 समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिनमें कंकालों की संख्या 14 है, कंकालों की संख्या 14 है, कंकाल की संख्या 14 है। यहाँ की एक कब्र में 4 कंकाल पाए गए हैं। एक कब्र में 4 कंकाल पाए गए हैं। यहाँ की समाधियाँ प्रायः आवास क्षेत्र के अंदर स्थित होती हैं। यहाँ की समाधियाँ प्रायः आवास क्षेत्र के अंदर स्थित होती हैं। आवास क्षेत्र के अंदर स्थित, यानी घर में ही अपने वो बना देते थे। ठीक है,
समाधि में स्थित कंकालों के सिर, समाधि में स्थित कंकालों के सिर पश्चिम, सिर पश्चिम और पैर पूर्व की दिशा में होते हैं। सिर पश्चिम और पैर पूर्व की दिशा में होते हैं। ठीक है, यहाँ से 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। सराय नहर से 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। हाँ, ठीक है, यहाँ से स्तंभ गर्त भी प्राप्त हुए हैं। स्तंभ गर्त भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हो गया। अगला दमदमा। दमदमा, हाँ जी, तो थोड़ा सा फेमस इसलिए लिखा रहा है, ठीक है, ताकि आप लोग दमदमा। ठीक है, ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। दमदमा के पश्चिम और पूरब से मिलाकर, दमदमा के पश्चिम एवं पूरब को मिलाकर कुल 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। कुल 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5 युग्म मतलब जोड़ी में है। इनमें से 5 युग्म समाधान है। ठीक है, इनमें से 5 कैसे हैं? युग्म समाधान में है। ठीक है, तथा एक समाधान में 3 मानव कंकाल हैं। एक समाधान में 3 मानव कंकाल हैं। तीन मानव का क्या तात्पर्य? जहाँ रखा जाता है 100 को, हाँ हाँ, ठीक है, कब्र जो होती है उसको ही जहाँ रखा है 100 का, ठीक है, उसको। इसी तरह 2 कंकाल ऐसे हैं, 2 कंकाल ऐसे हैं जिनको औंधे मुंह लिटाया गया है। जिनको औंधे मुंह, अच्छा औंधे मुंह कैसे होता है? बताओ। इधर को पेट के बाद या पेट के बाद? हाँ जी, कैसा होता है? पेट के बल होता है। ठीक है, औंधे मुंह लिटाया गया। ठीक है, कहते हैं नहीं, औंधे मुंह लिटाया गया है। तो कहते हैं नहीं कि वो हमारे लिए खाता तो औंधे मुंह गिर जाए। ठीक है, सराय नाहर एवं मैदहा से, सराय नाहर एवं मैदहा से स्थायी झोपड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं। स्थायी झोपड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं। सराय नाहर राय से,
सराय नाहर राय से वाह मानवीय आक्रमण, वाह मानवीय आक्रमण, ठीक है, वाह मानवीय आक्रमण के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब लिखेंगे हम लोग 9 पाषाण का, ठीक है। टाइम हो गया तो 5 मिनट ब्रेक क्या हुआ? ब्रेक ब्रेक चाहिए? ये 5 मिनट अभी टाइम दे नहीं चाहिए किसी को ब्रेक? नहीं दिए सर दे दीजिए, सर, दे दीजिए। चाहिए? पानी के बाद ठीक है, चाहिए 5 मिनट आएगा।